सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दोस्तों, आज के हम लोग वीडियो में डिस्कस करेंगे अपना इंग्लिश जो है सेक्शन बी जिसको हम लोग ग्रामर बोलते हैं। इसको हम लोग पूरा बेसिक से अपना कवर करने वाले हैं, ठीक है ना। और मैथ तो आपको पढ़ाई जा रही है जैसा कि सभी को पता भी है। तो हम लोग यहाँ से आज से सीखेंगे इंग्लिश ग्रामर को सीखने के लिए हमको सबसे पहले पता होना चाहिए कि सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस मतलब वाक्य। तो हम लोग एकदम बेसिक से सीखेंगे, थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना। अगर जिनको ये सब चीज़ें आती हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आती हैं तो आप लोग यहाँ से सीख सकते हो, लेकिन बस थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम लोग। सबसे पहले सेंटेंस को सीखने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि इंग्लिश में टोटल कितने लेटर होते हैं, इंग्लिश वर्णमाला में टोटल कितने लेटर्स होते हैं, अक्षर कितने होते हैं। तो आपको पता है कि इंग्लिश वर्णमाला में टोटल कितने अक्षर होते हैं भाई, 26 अक्षर होते हैं, यानी 26 अक्षर होते हैं। और 26 अक्षर कहाँ से कहाँ तक होते हैं तो आप सभी को पता है, ए बी से लेकर कहाँ तक, जेड तक के, इसके बीच में टोटल ये सब कितने अक्षर होते हैं तो 26 अक्षर होते हैं। अब अक्षरों को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। इन अक्षरों को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले इसमें पहला जो आता है वो आता है हमारा वॉवेल्स को हम लोग बोलते हैं स्वर, यानी स्वर। दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, किसको, लेटर्स को। और दूसरा हमारा जो आता है कॉन्सोनेंट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, व्यंजन बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, व्यंजन बोलते हैं। तो इंग्लिश वर्णमाला में टोटल कितने वॉवेल्स होते हैं तो भाई 5 वॉवेल्स होते हैं। कौन कौन से, ए, ई, आई, ओ और यू। ये 5 तुम्हारे क्या होते हैं, स्वर होते हैं। बाकी भाई बचे कितने, 21 बच गए, वो आपके क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। वो आपके क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। यानी स्वर आपके होते हैं 5, ए, ई, आई, ओ, यू। और बाकी जो भी बचा वो आपका क्या कहलाता है, व्यंजन कहलाता है, यानी कॉन्सोनेंट कहलाता है। ये बात हो गई लेटर की। लेटर होता क्या है, लेटर जो होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट इकाई होती है, सबसे छोटी यूनिट होती है। वर्णमाला की सबसे छोटी यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं तो उसको हम लोग लेटर्स बोलते हैं। सबसे छोटी यूनिट यानी सबसे छोटी ध्वनि जो होती है वो वर्णमाला की लेटर होती है, सबसे छोटी ध्वनि। ठीक है ना भाई, यह बात क्लियर हो गई। अब देखो हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब लेटर हो गया, लेटर के बाद क्या आता है दोस्तों, तो कई लेटर जब मिलकर एक इकट्ठे हो जाते हैं तो वहाँ से आपका एक वर्ड बन जाता है। जब कई लेटर इकट्ठे हो जाते हैं तो आपका एक वर्ड बन जाता है। जैसे हमने आपसे एक छोटी सी बात कही कि यह लिखा है R, A और M, यह क्या है तो आप कहोगे सर यह राम लिखा है। मैंने कहा ठीक बात है भाई, राम लिखा है, राम लिखा। अब यहाँ पर जो आर है ये क्या है, एक मेरा एक लेटर है। और ये ए क्या है, यह भी हमारा एक क्या है, लेटर है। और एम क्या है, यह भी हमारा एक लेटर है। वावेल और कॉन्सोनेंट नहीं पूछ रहा हूँ दोस्तों, केवल लेटर पूछ रहा हूँ। तो आप कहोगे सर इसमें टोटल क्या है, 3 लेटर हैं। ये 3 लेटरों का क्या है भाई, ग्रुप है, समूह है 3 लेटरों का। तो जब लेटर्स के समूह हो जाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग वर्ड बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, वर्ड। हिंदी में इसे कहते हैं शब्द, इसे हम क्या बोलते हैं, शब्द बोलते हैं। तो शब्द की डिफिनेशन क्या बनेगी, ग्रुप ऑफ लेटर, यानी लेटरों के समूह को क्या बोलते हैं हम लोग, वर्ड बोलते हैं, शब्द बोलते हैं। जैसे मैंने मान लिया, अब मैं आपसे कह दूं मैंगो, तो मैंगो क्या है भाई, एक शब्द है, एक वर्ड है। तो मैंगो माने क्या होता, आम होता है। छोटी कक्षा से पढ़ते आए हो। तो इसमें भी 5 हैं लेटर, 1 2 3 4 5। तो ये भी तो लेटरों का समूह है, यानी कि ए ग्रुप ऑफ लेटर। लेटरों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं भाई, तो वर्ड कहते हैं। बात इतनी क्लियर हो गई।
इंग्लिश ग्रामर में टोटल 26 लेटर होते हैं। भाई देखिए, मैं आपको पूरा एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, कहने का मतलब बिल्कुल जीरो लेवल से। ये समझ कर चलिए कि हमें कुछ नहीं आता है, और अगर आता है तब तो बढ़िया बात है, नहीं भी आता है तो आप अब सीख कर जाओगे। ये लेटर, और लेटर के बाद क्या बना हमारा, तो दोस्तों लेटर के बाद हमारा बना वर्ड। लेटर के बाद क्या बना, वर्ड बना। अब जब कई वर्ड मिल गए, तो हमारा क्या बन गया, तो हमारा एक सेंटेंस बन जाता है। जैसे मैंने कह दिया आई ईट आ फूड, आई, या मैं यहाँ पर लिख दूँ आई रीड माई बुक। तो मैंने यहाँ पर आपसे क्या कह दिया कि एक आई, ये क्या आपका लेटर है, और एक ये क्या है आपका, ये आपका एक वर्ड है। ये माई क्या है, ये भी आपका एक वर्ड है, और बुक क्या है, ये भी आपका एक वर्ड है। तो कहने का मतलब कई वर्ड मिल गए, कई वर्ड मिलकर क्या बना दिया दोस्तों, तो जब कई वर्ड मिल जाते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं सेंटेंस। उसे क्या बोलते हैं, सेंटेंस, यानी कि उसको हम बोलते हैं वाक्य। वाक्य की डिफिनेशन दोस्तों यह होगी कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड, यानी कई वर्ड मिलकर एक क्या बनाते हैं, वाक्य बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर दोस्तों एक बात यह होगी कि हमारा जो वाक्य होगा उसका क्या निकलेगा, एक अर्थ निकलेगा, एक संपूर्ण अर्थ निकलता है, कंप्लीट सेंस निकलता है, एक संपूर्ण क्या निकलता है, अर्थ निकलता है। जब कई वर्ड आपस में मिल जाएंगे तो एक कंप्लीट अर्थ निकलेगा। जैसे यह कह रहा आई रीड माई बुक, मैं अपनी किताब पढ़ता हूँ, तो यहाँ पर भाई एक सेंस निकल रहा, अर्थ निकल रहा। कहने का मतलब कि यह जो हो जाएगा हमारा एक सेंटेंस हो जाएगा। सेंटेंस की डिफिनेशन बताने की ज़रूरत नहीं है, सभी को पता होगा। ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस, यानी कि जो वर्डों का समूह होता है उसको जब हम इकट्ठे कर देते हैं तो एक कंप्लीट सेंस बन जाता, अर्थ निकलता है, इसको हम क्या बोलते हैं, सेंटेंस बोलते हैं। तो ये थी एकदम बेसिक बात। अब हम लोग पहुँचेंगे सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, टाइप ऑफ सेंटेंस पे पहुँचेंगे। ठीक है भाई, चलो धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, वो चीज़ सीख लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो सेंटेंस आपका आता है इसे बोलते हैं हम लोग असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस इसको बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं भाई, हिंदी में बोलते हैं साधारण वाक्य। साधारण वाक्य बोलते हैं, साधारण वाक्य, ये होता हमारा असर्टिव सेंटेंस। अब साधारण वाक्य कौन कौन से होते हैं, देखिए डिफिनेशन लिखने की पेपर में कभी भी नहीं आती है, वो तो छोटी क्लासों की आदतें थी कि हमें डिफिनेशन याद करना पड़ता था। अब हमें डिफिनेशन नहीं याद करना, हमें समझना है बस। देखो असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत हम क्या बताते हैं, अपनी हैबिट्स, अपनी क्या बताते हैं भाई, आदत बताते हैं, अपनी आदतें बताते हैं। हम आदतें बताते हैं कि मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, ठीक है ना, ये सब हम अपनी क्या बताते हैं, आदतें बताते हैं। भाई जैसे मैंने आपसे कह दिया कि मैं आपको पढ़ाता हूँ, तो ये मेरी आदत है, ये मैंने एक सूचना दी। भाई इसके साथ साथ, आदत के साथ साथ हम क्या देते हैं, सूचना भी तो देते हैं, एक सूचना भी देते हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने कह दिया मैं खाना नहीं खाता हूँ, ये मेरी आदत है, मैं खाना नहीं खाता हूँ। मैं कह दूँ कि तुम बाहर घूमने नहीं जाते हो, तो ये आपकी आदत है। और अगर मैंने किसी तीसरे पर्सन से कहा है तो मैंने सूचना दी है उसको कि भाई वो जो बंदा है मोहन जो है वो बाहर घूमने नहीं जाता है, लॉकडाउन में अपने घर पे रहता है। तो ये सब क्या हो गई, एक सूचना हो गई। तो जिन सेंटेंसों में हम अपनी आदतें बताते हैं या फिर सूचना देते हैं वो हमारे असर्टिव सेंटेंस की श्रेणी में आ जाते हैं। बात इतनी क्लियर हो गई ना। अब दोस्तों हम पूछेंगे कि असर्टिव सेंटेंस जो होते हैं ये हमारे दो प्रकार के होते हैं। असर्टिव सेंटेंस हमारे दो प्रकार के होते हैं। भाई सिंपल सी बात है, अगर हमने आपसे कह दिया आदतें आपकी कितने प्रकार की होती हैं, हिंदी में बताइए आदतें आपकी कितने प्रकार की होती, तो आप कहोगे सर आदतें हमारी दो प्रकार की होती, एक तो पॉजिटिव
और दूसरी क्या होती है निगेटिव। मतलब एक तो आदतें वे होती हैं जो हम करते हैं और दूसरी आदतें वे होती हैं जो हम नहीं करते हैं। भाई सपोज़ कर लिया आप मूवी देखते हैं, तो ये आपकी आदत है, लेकिन आप सीरियल नहीं देखते हैं, आप टीवी सीरियल नहीं देखते हैं या आप वेब सीरीज़ नहीं देखते हैं, तो यह भी आपकी आदत है। लेकिन जो आप मूवी देखते हैं ये आपकी पॉजिटिव आदत है और जो आप वेब सीरीज़ नहीं देखते हैं ये आपकी निगेटिव आदत है। तो कहने का मतलब दोस्तों जो असर्टिव सेंटेंस होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। इसमें फर्स्ट टाइप जो आपका आता है वो आता है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस आता है आपका, ये होता है पहला टाइप किसका, असर्टिव सेंटेंस का। अफर्मेटिव को हम लोग बोलते हैं स्वीकारात्मक वाक्य, स्वीकारात्मक वाक्य बोलते हैं इसको हम। ठीक है भाई, देखो अगर मैं आपसे कहूँ, मैंने जैसे अभी आपको बताया था, मैंने अभी एक एग्जांपल दिया था, एग्जाम्पल देने की ज़रूरत ही नहीं है दोस्तों, आप खुद से ही समझ सकते हो कि जैसे मैंने कह दिया यू आर प्लेइंग अ मैच, यू आर प्लेइंग अ मैच या यू आर प्लेइंग द मैच, तो इसका मतलब आप क्रिकेट खेल रहे हैं या आप क्रिकेट खेलते हैं। अभी यहाँ पर तो कॉन्टिन्यूस मैंने बताया, अगर इंडिफिनिट में जाओगे तो हो जाएगा खेलते हैं। तो ये बात हो गई आपकी एक पॉजिटिव सोच। और लेकिन मैं अभी यही, तो यू आर नॉट प्लेइंग द मैच, आप मैच को नहीं खेल रहे हैं, तो ये आपकी निगेटिव आदत हो गई। ठीक है ना। तो कहने का मतलब दोस्तों ये जो अफर्मेटिव सेंटेंस होगा इसमें नॉट का प्रयोग नहीं होता है, इसमें नॉट का प्रयोग नहीं होगा, ये पूर्णतः क्या है, बैन है, ये पूर्णतः बैन है। जिस प्रकार से इंडिया में पबजी बैन है, ठीक उसी प्रकार से अफर्मेटिव सेंटेंस में नॉट बैन है। बात बिल्कुल क्लियर है। अब देखो भाई समझते हैं, अफर्मेटिव के बाद सेकंड जो आता है वो होता है भाई आपका निगेटिव, वो होता है निगेटिव, जिसको बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। क्या बोलते हैं भाई इसको, नकारात्मक वाक्य। ये होता है हमारा नकारात्मक वाक्य। अब इसको फुल आज़ादी है, इसको फुल आज़ादी है कि नकारात्मक कब होगा, नकारात्मक अब होगा कि इसमें नॉट का प्रयोग बिल्कुल कंपलसरी है, इसमें नॉट भाई लगेगा ही लगेगा, इसमें नॉट लगेगा, उसमें कोई दो राय है ही नहीं। जैसे मैंने कह दिया भाई, आप कुछ भी समझ सकते हो, जैसे मैंने कह दिया ही डज नॉट ईट, he does not eat the food, he does not eat the food, वह खाना नहीं खाता है। तो भाई कहने का मतलब नॉट लग गया ना, he does not eat the food, वह खाना नहीं खाता है। भाई ये हो गई बात सिंपल सी, यानी सर इसमें नॉट लग गया तो ये हमारा कौन सा सेंटेंस बन गया, ये हमारा निगेटिव सेंटेंस बन जाता है। कौन सा सेंटेंस बन जाता है, निगेटिव सेंटेंस बन जाता है। अगर दोस्तों मैं इसी को यह लिख देता, अगर मैं इसी को लिख देता ही, मैंने कहा ही, उसके बाद क्या कहा भाई, जैसे मैंने कहा ही रीड्स अ बुक, ही रीड्स द बुक, ही रीड्स द बुक, वह किताब पढ़ता है, वह किताब पढ़ता है। तो यह हमारा क्या हो जाता, यह हमारा एक अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाता। भाई चीज़ें आपके सामने हैं, सीधे समझ सकते हो। जिन सेंटेंसों में नॉट का प्रयोग हुआ होगा और वहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं होगा, क्योंकि ये फुल स्टॉप यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ भी आपको फुल स्टॉप दिख रहा है, मतलब बात पूरी कंप्लीट हो गई है। तो जहाँ पर पूरी बात कंप्लीट, मतलब मैंने अपना एक्सप्लेनेशन दे दिया, मैंने पूरी बात कंप्लीट कर दी, तो वह क्या हो जाएगा, हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। यानी इसमें लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन नहीं लगा है, तो ये प्रश्नवाचक तो हो ही नहीं सकता, साथ में इसमें नॉट भी नहीं लगा है, तो यह हमारा क्या हो जाएगा, सिंपल सा अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएगा। और ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉट लगा है तो निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। अब मैं एक बात बताने जा रहा हूँ, बहुत प्यारी सी बात है, अगर यही सीख गए तो आपको टेंथ में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। अगर आप यही सीख गए तो आपको टेंस बनाने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है ना भाई। देखिए अब यहाँ से एक बात समझिए, जो सेंटेंस होता है, जो सेंटेंस होता है भाई, छोटी सी बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ।
जो सेंटेंस होता है ये मूलतः कितने चीज़ों से मिलकर बना होता है, ये मूलतः कितने चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो सेंटेंस में एक चीज़ तो बिल्कुल कॉमन सी बात होती है, सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट का मतलब क्या होगा भाई, कर्ता होगा। कर्ता मतलब जो काम करेगा। भाई किसी भी सेंटेंस में एक कर्ता होता है जो काम करता है। जैसे आई एम रीडिंग अ बुक, मैं किताब पढ़ता हूँ। तो मैं, किताब कौन पढ़ता, मैं पढ़ता हूँ, काम मैं करता हूँ, तो कर्ता मैं हुआ ना। तो मैं हमारा क्या हो जाएगा, कर्ता, यानी एक सब्जेक्ट होता है। दूसरा हमारा क्या होता है भाई, हेल्पिंग वर्ब होता है। हेल्पिंग वर्ब या फिर कभी कभी यहाँ पर मॉडल वर्ब भी आ जाती है। हेल्पिंग वर्ब या कभी कभी मॉडल वर्ब भी आ जाती है। अब हेल्पिंग वर्ब मैं आपको वर्ब में पढ़ाऊँगा या फिर टेंस में पढ़ाऊँगा। पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब पूरा एक टॉपिक ही है, 2-3 दिन लगेंगे पढ़ाने में। मॉडल वर्ब उसी में इंक्लूड हो जाएगी। वर्ब आपकी 4 प्रकार की होती है, हेल्पिंग वर्ब, मॉडल वर्ब, लिंकिंग वर्ब, ट्रांसिटिव वर्ब, इंट्रांसिटिव वर्ब। इसी तरीके के आपके कुछ टाइप के वर्ब होते हैं। तो सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, और ये मॉडल वर्ब है दोस्तों, मेन वर्ब नहीं है, मॉडल वर्ब है। अब इसके बाद एक आएगा मेन वर्ब, ये आएगी आपकी मेन वर्ब। मेन वर्ब मतलब क्या होता है, कोई काम कर रहा है, कोई काम तो हो रहा होगा। जैसे अभी मैंने बताया था, आई एम रीडिंग अ बुक, आई एम रीडिंग अ बुक, मैं बुक को क्या कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ ना, खा थोड़ी नहीं रहा हूँ। अगर खाता भी तभी तो वर्ब होता, क्योंकि खाते समय हम एक क्रिया करेंगे, वर्क करेंगे, और यही हमारा काम होता है। तो ये हो जाती है हमारी मेन वर्ब। और मेन वर्ब के बाद दोस्तों क्या आ जाता है, ऑब्जेक्ट आ जाता है, ऑब्जेक्ट आ जाता है। तो कहने का मतलब मोटी मोटी सी बात समझ लें कि सेंटेंस हमारा इतने चीज़ों से मिलकर बना होता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। इतनी चीज़ों से बेसिकली हमारा क्या बना होता है, एक सेंटेंस बना हुआ होता है। तो ये बात समझिए, ये बात देखिए। अब यही हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, यही हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है। अगर ये चीज़ समझ गए तो हम सभी स्ट्रक्चर अपने आप बनाते हुए चले जाएंगे, ठीक है ना। अब देखो एग्जाम्पल से समझिए आप, यहाँ पर एग्जाम्पल से समझिए। जैसे मैंने कह दिया आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं बाजार जा रहा हूँ या बाजार को जा रहा हूँ। तो आई हमारा क्या है, आई मतलब मैं हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, मैं बाजार जा रहा हूँ ना, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। एम क्या है, एम हमारी एक हेल्पिंग वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई। गोइंग, ये गोइंग हमारा क्या है भाई, मैं जा रहा हूँ ना, और जा रहा हूँ का मतलब मैं कार्य कर रहा हूँ। अब मैं पैर से जाऊं या तैर के जाऊं या मैं रेंग कर जाऊं, मैं कैसे भी जाऊंगा तो भैया ना, मैं यहाँ से मार्केट तक जाऊंगा तो, और हमको इसके लिए वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या होता है, वर्ब हमारा वर्क ही तो होता है। तो ये हमारी मार्केट क्या हो जाए, ये गोइंग क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा, गोइंग मेन वर्ब हो जाएगा। और मार्केट क्या हो जाएगा, टू मार्केट ऑब्जेक्ट हो जाता है। टू, वैसे टू तो हमारा एक कंजक्शन है या प्रीपोजिशन है, तो हम इसको क्या, मार्केट हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई। अच्छा, अब यहीं पर हमने ये चीज़ आपको बताई क्यों, आप ये सोच रहे होंगे कि सर हमें ये क्यों आप बता रहे हो। तो दोस्तों ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अफर्मेटिव से निगेटिव में बदलने का रूल मैं आपको बता रहा हूँ। अगर यही आपका निगेटिव में बनाओगे, यही सेंटेंस अगर आप निगेटिव में बनाओगे तो क्या हो जाएगा, आई एम के बाद नॉट लग जाएगा बस, यानी सदैव हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब के बाद क्या लगता है, नॉट लगता है। आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट, मैं बाजार नहीं जा रहा हूँ। तो यह हमारा क्या बन जाएगा, एक निगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है, अब इनको समझ चुके होंगे आप लोग, इसको समझ चुके होंगे, ठीक है ना भाई। अब देखो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ टाइप नंबर 2 पर। सेंटेंस का टाइप 2 हम लोग पढ़ेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। जिसको क्या बोलते हैं भाई, इंटरोगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है भाई। पहला हमारा समझ में आ गया आप लोगों को, बिल्कुल दोस्तों बेसिक से मैं पढ़ा रहा हूँ, टेंशन कोई नहीं लेना है, समझ में जरूर आएगा। अब देखो दूसरा हमारा आता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस,
ये हो गया हमारा, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य। इसको बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं इसको। प्रश्नवाचक वाक्य मतलब ऐसे वाक्य जिसमें क्या पूछेंगे हम, जिसमें हम लोग क्वेश्चंस पूछेंगे। क्या पूछेंगे भाई, क्वेश्चंस पूछेंगे। मतलब प्रश्न पूछते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, वो हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। लेकिन अब मैं आपसे दो प्रश्न पूछ रहा हूँ, अब मैं आपसे दो प्रश्न पूछ रहा हूँ। जैसे मैंने कह दिया पहला प्रश्न, डू यू रीड, डू यू रीड, ये पहला प्रश्न। और दूसरा प्रश्न मैंने आपसे कह दिया व्हाट इज़ योर नेम, मैंने कह दिया व्हाट इज़ योर नेम। दोनों प्रश्न पूछा है मैंने, दोनों प्रश्न। इन दोनों प्रश्न में अंतर क्या है, मैंने कहा डू यू रीड, डू माने हो, यू माने तुम, रीड माने पढ़ते, क्या तुम पढ़ते हो, तो बताओ क्या तुम पढ़ते हो। तो नॉर्मल सी बात है भाई, सभी साथी पढ़ते हैं, हो गया यस आई एम रीड, है ना। अब देखो यहाँ से दोस्तों बात आपको एक ही सीखनी है। ये इतना बताने का मतलब क्या, ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं ये आपके बेसिकली दो प्रकार से वर्क करते हैं, ये आपके दो प्रकार से काम करते हैं। एक तो जिनका आंसर हम लोग क्या दें, जिनका आंसर हम लोग यस या फिर नो में दे सकते हैं। मतलब एक वर्ड में अगर उत्तर दे देंगे तो वो हमारे सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, जिनका उत्तर हम यस या नो में दे सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप पहला एग्जाम्पल देखिए, लिखा है डू यू रीड, क्या तुम पढ़ते हो। तो अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप कहोगे यस, अदरवाइज नो। अब आप ये थोड़ी नहीं बताओगे कि मैं 8 बजे रात को मैथ और 6 बजे दिन में हम गणित पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, ये आप थोड़ी नहीं बताओगे। आप सीधे कहोगे यस या फिर नो। बताओ, इतना ही तो बताओगे ना। तो कहने का मतलब हम जिन सेंटेंसों को यस या नो में उत्तर दे सकते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ये आपको बुक में कभी दो टाइप से दिया नहीं होगा, लेकिन ये होता है दो टाइप का, ठीक है, सभी को पता होगा, होता है दो टाइप का। अब देखो नेक्स्ट हमने लिखा व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। तो अगर इस प्रश्न को आप यस या नो में उत्तर दोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। आप क्या कहोगे, मैं पूछूं व्हाट इज़ योर नेम, आप कहोगे यस या फिर कहोगे नो। तो अब मैं क्या समझूंगा, मैं समझूंगा मैंने जिससे पूछा वो तो भैया मूर्ख है। आप आंसर क्या दोगे, माई नेम इज़ फलाना, जो भी है, मतलब फुल एक्सप्लेन करके बताना पड़ेगा। तो जिन सेंटेंसों को हमको पूरा बताना पड़ता है, फुल एक्सप्लेन करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है भाई साहब, तो आपको फुल एक्सप्लेन करना पड़ेगा, फुल एक्सप्लेन करना पड़ता है। उन सेंटेंसों को हम लोग डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। ऐसे सेंटेंस जिनको हमको फुल एक्सप्लेन करना पड़ता है उन्हें डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कह दिया चलो एग्जांपल लिख के समझते हैं, ठीक है ना भाई। एग्जांपल लिख के समझते हैं तो हमको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है भाई। देखो मैंने कह दिया डज ही गो, डज ही गो, इसका मतलब क्या है, ही माने वह, गो माने जाता है, डज माने है, क्या वह जाता है, इसका मतलब क्या होगा, क्या वह जाता है। ये भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना, तो क्या वह जाता है, बात यह हो गई, है ना। अगर हम इसी को ऐसे लिख दें, जैसे मैंने कह दिया हेयर डज ही गो, मैंने लिख दिया हेयर डज ही गो। अब इसका मतलब क्या, हेयर माने कहाँ, डज माने है, और गो माने जाता, ही माने वह, मतलब कि वह कहाँ जाता है। तो आप बताओगे कि वह नानी के घर जाता, वह मौसी के घर जाता, वह अपने घर जाता, स्कूल जाता, कुछ भी बताओगे लेकिन फुल एक्सप्लेन करके बताओगे। सेकंड वाले में आप फुल एक्सप्लेन करके बताओगे, और इसमें आप सीधे बता दोगे यस एंड नो। मैंने आपसे पूछा डज ही को, आप कहोगे यस, अदरवाइज नो। अगर जा रहा है तो यस, नहीं तो फिर नो। सिंपल सा लॉजिक दोस्तों काम करता है। और ये सभी अगर आ गया ना तो टेंस आपको हाथ में आ जाएंगे। टेंस का 70-60% पूरा डिपेंड रहता है ग्रामर टेंस के ऊपर।
ठीक है ना भाई, चाहे स्पोकन इंग्लिश हो कुछ भी हो, टेंस आना चाहिए आपको। चलो अब ये बात क्लियर। अब देखो यहाँ पर आप लास्ट में देखोगे एक ये वाला एक चिन्ह बनता रहा है, यह वाला एक चिन्ह बन रहा है। इस चिन्ह को बोलते हैं हम साइन ऑफ इंट्रोगेशन, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह इसको बोलते हैं साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो जितने भी प्रश्नवाचक वाक्य होंगे उनके बीच, उनके सबसे लास्ट में क्या होगा, प्रश्नवाचक वाक्य होगा। सबसे लास्ट में प्रश्नवाचक वाक्य होता है, इसी को हम साइन ऑफ इंट्रोगेशन बोलते हैं। काम खत्म हो गया दोस्तों। तो इंटरोगेटिव क्या सेंटेंस होता है आपको पता चल गया है। अब हम दोस्तों पहुंचेंगे अपने थर्ड टाइप के ऊपर। अब हम पहुंच गए हैं अपने अगले टाइप पर। अगला टाइप है हमारा इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस को हम लोग हिंदी में बोलते हैं आज्ञा सूचक वाक्य। आज्ञा सूचक वाक्य बोलते हैं किसमें, हिंदी में आज्ञा सूचक वाक्य। अब दोस्तों इन वाक्यों में क्या क्या होता है, तो इन वाक्यों में सबसे पहले तो हम रिक्वेस्ट करते हैं। क्या करते हैं भाई, तो हम रिक्वेस्ट करते हैं, या हम किसी को ऑर्डर देते हैं, कमांड देते हैं, सजेस्ट करते हैं, ठीक है ना। ये सभी हमारे किस में होते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस में होते हैं, यानी आज्ञा सूचक वाक्य में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कैसे समझ लेते हैं, जैसे मैंने कहा गो देयर, मैंने क्या कह दिया भाई, गो देयर। मैंने कहा गो देयर, वहाँ जाओ। मैंने कहा कम हेयर, मैंने क्या कहा, कम हेयर, यहाँ बैठो। मैंने कहा कम हेयर, यहाँ बैठो। मैंने कहा प्लीज़ गिव मी अ बुक, कृपया मुझे किताब दो। भाई मैंने क्या कहा, प्लीज़, मैंने कहा प्लीज़ गिव मी अ बुक, प्लीज़ गिव मी अ बुक। मतलब इसमें मैंने कहा कृपया करके मुझे किताब दो। तो इसमें मैंने क्या किया, इसमें मैंने रिक्वेस्ट किया। गो देयर में मैंने क्या किया, गो देयर में मैंने ऑर्डर दिया, गो देयर वहाँ जाओ, कम हेयर यहाँ आओ, सिट हेयर यहाँ बैठो। तो ये सब हमारे इसमें दोस्तों सजेस्ट भी करते हैं, किसी किसी को सलाह भी देते हैं कि यह काम ना मत करो। जैसे मैंने कहा डोंट टेल अ लाई, झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो। तो ये हमारा क्या, मैंने किसी को सलाह दिया है, सजेस्ट किया है उसको, है ना। तो ये सब चीज़ें हमारे होते हैं इम्परेटिव सेंटेंस में। अब दोस्तों इस सेंटेंसों में आप एक चीज़ कॉमन सी बात समझिए, जितना भी इम्परेटिव सेंटेंस होगा, जितना भी इम्परेटिव सेंटेंस होगा वो हमेशा किससे चालू होगा, आप यहाँ देख सकते हो गो देयर, कम हेयर, हमेशा वो हमेशा किससे चालू होगा, तो वो हमेशा मेन वर्ब से चालू होता है। वो हमेशा मेन वर्ब से चालू होता है। आपका जो इम्परेटिव सेंटेंस होता है, आज्ञा सूचक वाक्य होता है, वो हमेशा मेन वर्ब से चालू होता है। अब यहाँ पर आप कहोगे सर प्लीज़ में तो नहीं चालू हुआ। दोस्तों प्लीज़ का कोई अर्थ नहीं होता है। प्लीज़ तो ये जताने के लिए दिखा रहा है कि मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ इसलिए आ रहा है, प्लीज़ गिव मी अ बुक, कृपया मुझे किताब दीजिए। तो हमने रिक्वेस्ट किया ना, लेकिन मेन सेंटेंस तो हमारा यहाँ से शुरू हो रहा, गिव मी अ बुक। गिव माने दो, तो ये हमारी किससे शुरू हुआ, मेन वर्ब से। तो जो भी सेंटेंस हमारे मेन वर्ब से शुरू होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस बोलते हैं। अभी आगे मैं बताऊंगा आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, सिंपल, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस सब पढ़ाऊंगा, कुछ भी छोड़ने वाला नहीं हूँ, भले ही सेंटेंस को मैं 2 पार्ट में क्यों ही ना बांटूँ। ठीक है भाई ना। चलो तो ये बात समझ में आ गई। इम्परेटिव सेंटेंस में हम रिक्वेस्ट करते, ऑर्डर देते, कमांड हासिल करते हैं, सजेस्ट करते हैं। तो ये सब हमारे कौन से सेंटेंस होते हैं, ये सभी हमारे इम्परेटिव सेंटेंसेस होते हैं। आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पे। आप लोग इसको अगर नोट करना चाहो तो नोट भी कर सकते हो, ठीक है ना। 4 नंबर हमारा कौन सा सेंटेंस आ जाएगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। देखियो भाई, ये 4 नंबर हमारा क्या आ गया, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इसको बोलते हैं विस्मय बोधक वाक्य। विस्मय बोधक वाक्य इसको हम बोलते हैं विस्मय बोधक वाक्य। इन वाक्यों में दोस्तों क्या होता है, इन वाक्यों में अपनी फीलिंग बताते हैं, अपनी हम लोग इन वाक्यों में फीलिंग बताते हैं। फीलिंग का मतलब क्या बताते हैं, अपने भाव प्रकट करते हैं, अपने भाव प्रकट करते हैं। जैसे मैंने कह दिया हुर्रे वी वन द मैच,
यानी कि हम मैच जीत चुके हैं। हुर्रे, वी वन द मैच, मैं मैच जीत चुका हूँ। तो ये हमारा कैसा, हुर्रे का क्या कोई अर्थ है भाई साहब? बताओ, हुर्रे का कोई अर्थ है? नहीं है सर, यहाँ पर हुर्रे का कोई अर्थ नहीं। हुर्रे हमारे दिल से निकला है, ये हमारे भाव प्रकट कर रहा, ये हमारी फीलिंग बता रहा कि हमने मैच जीत लिया है, हम बहुत खुश हैं। आप कहोगे हुर्रे, वी आर क्रैक द एग्ज़ाम, हम अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर चुके हैं। आप कहोगे एलास, द मैन इज डेड। आप एलास मतलब कोई अर्थ है? नहीं है, लेकिन आप दुख जता रहे हो कि मैं भी अंदर से बहुत दुखी हूँ, वह आदमी मर गया। आप कहोगे एलास, द मैन इज डेड, आदमी मर गया, मैं भी बहुत दुखी हूँ। ठीक है ना? तो ये सब दोस्तों हमारे क्या होते हैं, विस्मय बोधक वाक्य होते हैं। इन वाक्यों में एक्सक्लेमेटरी साइन भी होता है, जिसको हम ऐसे लगाते हैं। ठीक है ना? तो आज हमने ये टोटल 4 सेंटेंस पढ़े हैं। मैंने आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस क्यों नहीं पढ़ाया, क्योंकि उसके लिए आपको क्लॉज पढ़ाना पड़ेगा, और क्लॉज और सिंपल कॉम्प्लेक्स हम कल साथ में पढ़ेंगे। ठीक है ना? कल भी वीडियो आएगी, इंग्लिश की ही आएगी, तो साथ में भी हम लोग उसको पढ़ेंगे, ताकि वह जो हमारा टॉपिक है वो हमने उसको अलग डिवाइड कर दिया, और इस बेसिक वाले टॉपिक को मैंने अलग डिवाइड कर लिया है। फिर जब हम कल कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस पढ़ लेंगे तो पूरा सेंटेंस हमारा कवर हो जाएगा। फिर हम एग्जाम्पल देख लेंगे, कन्वर्ट करना सीख लेंगे, फिर हम लोग आगे के टॉपिक पर पहुंचेंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना कमेंट सेशन में, हमें आपके कमेंट का रहेगा इंतजार। मिलेंगे आपसे कल, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।